हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड के लिए बेसिकली है और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड पर ज़्यादातर दिए जाएंगे और इसमें डेली के डेली 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपके होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको बता रहेगा और प्रयास ये रहेगा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें और आपके हिसाब से जब क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन में सर कुछ चीज़ें हैं उसको भी बताया करें तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगा। लेकिन अब तक यही प्रयास है कि बस आपको एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको आपको दिया जाए। तो अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला आपका है कि दिया गया है, तो जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि उनके लिए भी मैं इसका हिंदी मोड बता रहा हूं और उसमें हिंदी मोड में भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी के थ्रू एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो मैं किताब की जो एनसीईआरटी बुक है उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। लगभग एक डे में आपका एक लेक्चर के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ coulombs and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in the air। उसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका 2 चार्ज हैं आपके, एक चार्ज आपका A है और एक चार्ज आपका B है। तो ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है, अर्थात इसको कह सकते हैं 0.3 मीटर इनके बीच की दूरी है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपके इनके बीच में जो फोर्स होगा, देखिए 2 कूलॉम के नियम के हिसाब से देखा जाए तो 2 फोर्सों के बीच में 2 आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स बेसिकली आपका अट्रैक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। तो रिपल्स कर रखता है मतलब कि प्रतिकर्षित भी होता है। तो अगर आपका देखा जाए नोट डाउन किया जाए तो इसमें जो गिवन पार्ट है उसको अगर देखते हैं हम लोग हैं तो गिवन पार्ट में आपका दिया है कि Q1 की जो वैल्यू है वो आपका 3 × 10⁻⁷ coulombs और Q2 की जो वैल्यू दिया है आपका 2 × 10⁻⁷ coulomb। मतलब ये Q1 Q2 किसी को आप रिलेट कर सकते हैं इसमें। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम R बोलते हैं वो आपका दिया है 30 सेंटीमीटर। इसको आप 0.3 मीटर भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप 100 से जब डिवीजन कर देंगे तो ये मीटर में है। मीटर में करने का रीजन है कि कूलॉम का सब जब लॉ स्टार्ट किया गया था तो कूलॉम जो होता है हमेशा जो डिस्टेंस के बीच में मीटर को लेकर चलता है। इसलिए इसको जब भी सवाल में आपको कभी सेंटीमीटर में दे तो इसको मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लें आप। उसमें कूलॉम के बाई कूलॉम फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला ये कहता है आपका कि एक की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r²। यही r² जो दूरी इसकी दिया है। तो अगर इसको बीच में कैलकुलेट किया जाए इसकी वैल्यू को तो इतने की जो वैल्यू होती है ये वैल्यू, इनकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। और Q1 की वैल्यू आपको यहाँ दिया ही है या Q2 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू शायद दिया है 3 × 10⁻⁷ इंटू 2 × 10⁻⁷ है। अब बाई r², तो r² का मतलब 0.3 का होल स्क्वायर आप करेंगे और अगर आप इसको आपस में मल्टीपल कर दें तो 3 का 2 में 6 हो जाएगा। तो ये 9 ×
आपका 6 इंटू, और ये 10 के पावर 9 पॉजिटिव पावर है, ये निगेटिव है, निगेटिव पावर निगेटिव में जुट जाएंगे तो आपका 10 टू पावर 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घट जाएगा तो 10 टू पावर -3 आएगा। और डिवीजन बाई अगर देखा जाए तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो आएगा 0.09 आएगा। और इसको जब आगे हल करेंगे तो ये 9 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -3, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -2 में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो 14 में से आपका 9 निकल गया, ऐसे भी 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचे, गलत में लिख दिया, सॉरी, ये 5 होगा आपका 5। और ये जो चीज़ें हैं इससे जब कट जाएगा तो ये -3 बचेगा। तो इसका अगर देखा जाए तो एक्चुअली इसका जो आंसर आया है F बराबर 9 से 9 कट जाएगा तो 6 इंटू 10 टू पावर -3 आप न्यूटन फोर्स का जो मात्रक होता है आपका गुलाम होता है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो गया कि इसकी जो वैल्यू है दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो होगा आपका 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन्स। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। और इसमें किसी भी बच्चों का अगर डाउट होता है तो वो हमसे क्वेरी कर सकता है, क्योंकि हमारा नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, नीचे चल रहा होगा। तो कोई सी क्वेरी हो तो बच्चा एक बार हमसे ज़रूर बात करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ charge 0.4 microcoulombs due to another small sphere of the charge -0.8 microcoulombs in the air in the 0.92 n न्यूटन से n फॉर न्यूटन होता है। तो कह रहा है कि दो जो स्फीयर है उनके बीच में जो बल लग रहा है बेसिकली वो बल आपका 0.2 का बल लग रहा है, न्यूटन का बल लग रहा है, और उनके बीच में जो है चार्ज, जो दोनों का चार्ज दिया है। तो पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो अगर इसको देखा जाए तो सिंपल सा इसका एक लाइन खींचा जाए तो एक लाइन है, सिंपली एक ऐसे स्ट्रेट खींच दीजिए और इनके बीच में ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी पता नहीं है, ये दूरी को ही आपको पता करना है। तो जो गिवन है उसको हम पहले लिखने जा रहे हैं। तो जो गिवन पार्ट है उसको जरूर हम नोट डाउन कर देते हैं। तो Q1 की वैल्यू दिया है आपका 0.4, अब माइक्रो की वैल्यू -6 होती है, अब कूलम दिया है। और Q2 की वैल्यू देखा जाए तो 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, और इसके बीच में जो फोर्स है वो आपको दिया गया है। कूलम्स जो फोर्स है उसकी वैल्यू दिया है आपका 0.2 न्यूटन्स, और आपको पूछ रहा है कि इसके बीच के डिस्टेंस क्या होगी, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क में आपका डिस्टेंस है ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कितनी दूरी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है जब ये इतने टाइप का फोर्स लगेगा। तो इसका सबसे पहले कि हम फार्मूले को लिखेंगे, तो फार्मूला इसको लिखने के लिए आपको बता रहे हैं कि कूलम का जो फार्मूला होता है आपका, कूलम का फार्मूला कहता है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर।
तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें r की वैल्यू पूछा, तो जिसकी वैल्यू पूछते हैं फार्मूला हम उसके बराबर इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इसको इधर करेंगे तो ये नीचे है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पर, और 1/4 पाई स्पाइलन 0 यहीं रहेगा इंटू Q1 Q2 बाई F नीचे चला जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो r की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और 1/4 पाई स्पाइलन 0 Q1 इंटू Q2 बाई F हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए F दिया है। अब इसकी वैल्यू जो दिया है सबके, आपका Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू दिया है और F की वैल्यू, तीनों वैल्यू दिया है, और यहाँ पुट करिएगा। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो इसको आप अंडर रूट में लिखिएगा, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻6 बाई, और F की वैल्यू 0.2, और इसका है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान दीजिए इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट बस यही है कि इसमें फोर्स आपका अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो अधिकांश जो माइनस चार्ज होता है, ये अगर अपोजिट चार्ज है तो रिपल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों चार्जों के बीच में। अगर वो दोनों डिफरेंस है, दोनों सेम है तो रिपल्सन होगा। तो बेसिकली इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि इन दोनों चार्ज, लेकिन फार्मूले में कभी चार्ज को वैल्यू को रखते नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि चार्ज की वैल्यू को रखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 0.2 है तो पहले तो ये चीज़ से ये कट जाएगा, और इसका कटने के बाद ये हो जाएगा 2, ये चीज़ तो ये मान लीजिए। दूसरी चीज़ 8 को अगर इसमें अगर ये पॉइंट हटा दिया जाए, ये पॉइंट हटा दिया जाए तो इसमें 10⁻⁻1 बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि ये पॉइंट 0.8 है, जिसको अगर दशमलव हटाए नीचे 10 आएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। तो 8 और आपस में इसका मल्टीपल किया जाए तो ये हो जाएगा 10⁻, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर अगर 9 ये है, 6 ये है आपका, और ये 6 12 और 12 में से जाएगा 3, ये -3 आपका, और -4 ये हो जाएगा -4 10 के पावर, और ये हो जाएगा 9, और ये यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 8, तो ये हो जाएगा 16। तो टोटल वैल्यू आपका यही मिलेगा, ये वैल्यू। और इसको देखा जाए तो अंडर रूट में 9 की वैल्यू जो होती है 3 के फॉर्म में निकल जाती है, 16 को 4 के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और 10⁻⁻2 को 4 को -2 के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हमारा जो r की जो वैल्यू हो जाएगी 4×12, अर्थात इसको देखा जाए तो 12 बटे इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये आएगा। ध्यान दीजिएगा इसकी दूरी हमेशा जो आती है वो आपका मीटर के अकॉर्डिंग आएगी। तो एक क्वेश्चन आपका, तो इसमें चूँकि 2 पार्ट है तो एक क्वेश्चन मैंने इसको लगाकर आपको दिखा दिया। तो इसकी जो आंसर राइट में दिखेगा तो सेकेंड का आंसर जो आया होगा, डिस्टेंस फोर्स दिया था तो उसमें वैल्यू निकाल लिया था, तो इसमें जो दूरी आपको आएगी टोटली लास्ट में ये इतना आएगी, या इसको ऐसे अगर कन्वर्ट करना चाहे भाग देकर तो ये 0.12 लिख सकते हैं मीटर। तो ये भी आपकी आंसर है। तो ये आपका टोटली आंसर आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये आपको हो गया। और इसमें ये करा है कि जैसे इसका ये जो बताया गया ए पार्ट है, और बी पार्ट का जो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ये करा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू दी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकेंड पे कितना आपका फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा जितना फोर्स पहले पे लगेगा तो सेकेंड पर भी उसका जो फोर्स होगा, यानी कि बी पार्ट पर भी इसका जो फोर्स होगा 0.2 न्यूटन ही लगेगा। तो दूसरे का आंसर ये आपका है। फर्स्ट का आंसर तो ये 0.12 मीटर लिख देंगे, या तो ऐसे लिख दीजिए तो भी सही है आपका।
तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एक ऐसा पेचीदा चीज दिया है कि उसके बीच में क्या वैल्यू होगी। तो कह रहा है कि चेक द रेशियो इज डायमेंशन लेस। कह रहा है कि सबसे पहली बात कि जो इक्वेशन थर्ड में दिया है वो आपका जो रेशियो होगा, जिसे गिवन दिया है आपका है कि के ई का स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई और एम पी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है क्या आप कह सकते हैं, और के कांस्टेंट है। तो हम अगर इसका के का वैल्यू निकालें कि के का मान क्या होता है, तो के का जो आपका फार्मूला होता है, तो इसका जो रेशियो निकाला जाए तो वो होता है आपका न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर माइनस कूलाम का स्क्वायर होता है इसमें। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो सी का स्क्वायर होगा, तो कूलाम का स्क्वायर सकते हैं, -2 कर सकते हैं कूलाम का स्क्वायर। और बाई इसका देखा जाए तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी -2, और दूसरा है केजी और दूसरा भी है केजी। तो इसका आपस में देखा जाए दोनों का, तो ये -2 है, ये 2 है, तो ये -2 इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा, -2 इसमें होता है, इसमें ई के स्क्वायर में -2 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये -2 नहीं, ये टेबल 2 है। तो देखिए कूलाम से कूलाम को कर देंगे नेगेटिव चूँकि है, और न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कट गया, ये न्यूटन, और केजी देखिए 1 2 बार है, तो ये 2 नेगेटिव है, तो ये आपस में कट गया। तो ये बता रहा है कि 0/0 का मतलब होता है कि डायमेंशन लेस है, यानी कि जब इनका आप वैल्यू रखेंगे, पुटअप करेंगे इसकी वैल्यू को, तो जब आप ग्रेविटी कांस्टेंट के हिसाब से देखते हैं, तो मास देखते हैं, तो फ्री स्पेस का, तो यूनिटी ऑफ द गिवन रेशियो का जब भी यूनिटी या मात्रक को वैल्यू प्रेस करेंगे तो इनकी वैल्यू के का निकाल सकते हैं, फिर ए का निकाल लीजिए। तो जितने भी डायमेंशन है, हर डायमेंशन को पुटअप कर दीजिएगा और ये आपस में कट जाएंगे, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दूसरी चीज़ की इनके क्वेश्चन में लिखा है कि इनका रेशियो क्या है, टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो। फिजिकल कांस्टेंट और कितना होगा वैल्यू ऑफ द रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, रेशियो को सिग्निफाई करना बताया भी है। तो सबकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो अगर वैल्यू की बात कर दिया जाए, वैल्यू के बाद से या कह सकते हैं इसकी रेशियो की बात किया जाए, तो कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻, कांस्टेंट होता है आपका कूलाम के नियम में जो के होता है उसका कांस्टेंट बोलते हैं, 9 होती है इंटू, दूसरी होती है कि ये आवेश है, तो आवेश का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का होल स्क्वायर होगा, और बटे इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की 6 × 6 7 × 10⁻−11 इंटू 9.1 × 10⁻−3 इंटू 1.67 × 10⁻−22। तो आप सब इसको जब आप क्रॉस करेंगे, पूरे काटेंगे पीटेंगे वैल्यू को, तो ये एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपका आएगी 2.3 × 10⁻39। तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस के की वैल्यू, ई की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, सार्वत्रिक गुणांक होता है, नियतांक बोलते हैं, और इसकी जो
मास है तो मास का ध्यान देते हैं कि मास को केजी लिखा जाता है, लेकिन इसकी जो सत्य गुणांक की वैल्यू होती है तो इसके पावर में माइनस होता है, तो ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देता है। तो 0/0 का मतलब होता है डायमेंशन लेस है ये। तो पहली चीज़ तो कि डायमेंशन लेस है, आइए आप चीज़ को आपको दिखा दिया। दूसरी चीज़ है कि इनका रेशियो निकालने के लिए तो दोनों रेशियो में सबकी वैल्यू पता है। के की वैल्यू जो होती है कूलम्ब के नियम में जो होता है के उसकी वैल्यू होती है, और जी है तो जी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है थी। तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए और यहाँ निकाल दीजिए, तो ये रेशियो इसका आपका राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका देखा जाए कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज द क्वांटाइज्ड। वो ये पूछा है कर रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बॉडी होती है वो क्वांटाइज होती है, मतलब जो डेटा रखता है बॉडी के अंदर वो क्वांटाइज फॉर्मेट में होती है। तो इस बात को प्रूव करना है। तो कह रहा है कि दिस मीन्स द ओनली इंटीग्रल प्रॉपर्टीज। अगर देखा जाए तो पहली बात कि इसको लिखना है तो बेसिकली आपको लिखना है तो इसको लिखिए। पहले का जो हम आंसर बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि दैट ओनली इंटीग्रल वैल्यू रखती है, यानी कि आपका इंटीग्रल वैल्यू को देखना तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट ये लाइनें जो होती हैं इसमें हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। तो इसका मतलब बस यही है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा जो है इंटीग्रल वैल्यू ही रखता है, इंटीग्रल नंबर ही रखता है। यानी कि वो जब भी वैल्यू आएगी तो या तो पुर से पुर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा ट्रांसफर, या एक्सेप्ट करेगा तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। तो ये जब भी वैल्यू को लेता है या देता है, यानी कि गिव अप करे या टेक करे, तो उस केस में एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र करती है तो वो क्वांटाइज फॉर्मेट में इसलिए होती है क्योंकि वो पूरा का पूरा होल लगाता है, नॉट कि आपको हाफ फ्रिक्शन पार्ट में ले। तो चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर इन द फ्रिक्शन। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो चार्ज होता है कैन नॉट फ्रिक्शन फॉर्म ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी देखा जाए तो इस तरह से वो वैल्यू को नहीं ट्रांसफर करता है। सेकेंड इसमें है कि व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोप लार्ज स्केल चार्ज। तो इसमें अगर देखा जाए तो सिंपली सा अगर देखा जाए तो करा कि रबिंग प्रोडक्ट्स जो होती है, जब भी हम किसी बॉडी पर रब करते हैं तो चार्ज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकॉज चार्ज आर क्रिएटेड इन द पेयर। तो करा कि चार्ज जब भी आपस में जब वो दो बॉडी का रब किया जाता है तो उसमें चार्ज होते हैं इक्वली मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट साइन के जनरेट होते हैं, जो दोनों पेयर में जनरेट होते हैं, एक प्लस तो एक माइनस में जनरेट होता है। तो
उस केस में क्या होता है कि फिनोमेनस ऑफ द चार्जिंग इज कॉल्ड द चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो ये जो फिनोमेना, ये घटना जो होती है जब आप रब करते हैं किसी चीज़ को, तो उस समय चार्ज होता है, तो उसको कहते हैं हम कि घर्षण के द्वारा चार्ज होता है। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज टू रबिंग बॉडी इज द जीरो। जो नेट चार्ज होता है उसकी क्या होता है, जीरो होता है। दिस इज बिकॉज इक्वली अमाउंट अपोजिट चार्ज इनहेबिट ईच अदर, एक दूसरे को निगलेक्ट कर जाते हैं। व्हेन द ग्लास ऑफ द रॉड इज रबिंग विद द सिंक क्लोथ्स, opposite nature charge appear in the both of the body. This phenomenon in the consist with the law of the convergence of energy, or similar phenomena is observed by the with many other pairs of bodies. तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जब दो बॉडियां आपस में रब करती हैं तो जो चार्ज जो जनरेट होता है पेयर में जनरेट होता है, और अपोजिट साइन के और इक्वल मैग्नीट्यूड के। मतलब अगर दो बॉडी है, सपोज दैट कि अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है आपस में, ये बी बॉल का हम बता रहे हैं, तो इस बॉडी में अगर जितना आप पॉजिटिव होगा उतना ही इसमें निगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम किया जाए ना तो वो ऑलवेज जीरो आए। क्योंकि जब दोनों बॉडी ने आपका एक मतलब एक न्यूट्रल स्टेट में होती है, लेकिन जब आपस में जब रब करते हैं यानी घर्षण करते हैं, तो उनके बीच में जो चार्ज जनरेट होता है वो पेयर जनरेट होता है। यानी कि अगर कहीं -2 हुआ तो +2 जरूर होगा, -3 हुआ तो +3 जरूर होगा, या +2 होगा, +3 होगा तो -3 होगा। तो जब भी ये जनरेट होते हैं तो पेयर में होते हैं, क्योंकि इनको जब भी एडिशन किया जाए यानी समेशन जब भी हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इस केस में इस टाइप से बस इन्हें थोड़ा सा आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बताने की जरूर एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ क्या होता है। हाँ, ये ग्लास वाली बॉडी की बात कर रहा है। देखिए मैं उस पर भी यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि माइक्रोस्कोप द लार्ज स्केल चार्ज और चार्जेज है। तो इसमें आपको चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर लिख लीजिए, वन आंसर पार्ट कि रबिंग प्रोड्यूस चार्ज of equal magnitude but of opposite side अपोजिट साइन या नेचर कह सकते हैं इसको, नेचर on the two bodies because चार्ज जो होता है आपका आर क्रिएटेड in pair, और this phenomenon of charging is called charging by friction. Charging by
फ्रिक्शन। तो आपस में यही चीज होता है कि से ऑब्जर्व विद द मेनी ऑफ अदर पेयर ऑफ बॉडीज एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ज कंसिस्ट विद लॉ ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ लॉ। तो वही चीज है कि सिर्फ बॉडी में चार्ज अपोजिट चार्ज नेचर हो जाता है, तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव रहता है। तो सिमिलर कन्वर्जेंस होता है, समझिएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर रब करने पर। कल इस आपको 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। 5th आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और इसमें जो भी आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल और चीज़ बताने की कोशिश करेंगे तो मैं और बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट सर, सी यू।